ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। स्टैटिस्टिक एक वो टूल है इकोनॉमी में जो हमें एनालिसिस करने में हेल्प करता है। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चों, ये बहुत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो हेलो मेरे कॉमर्स स्ट्रीम के वासियों, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और इतने दिनों बाद आज फिर से हमारे इकोनॉमिक्स के एक बहुत धुरंधर टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्योंकि यार भाई ये सब्जेक्ट ना इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है, बट स्कोरिंग भी तो है। ऐसे मजा आने से थोड़ी ना काम चलेगा। अगर मजे आ रहे हैं बट नंबर नहीं आ रहे हैं तो सब्जेक्ट फिर कैसे काम करेगा हमारा? तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चों, ये बहुत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो आज इस वीडियो में मैं शुभम जैन तपस्या कॉमर्स की इस बैच में आपका फिर से, इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां पर आज मेरे बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के एक पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। और क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है आखिर क्या है। क्योंकि मेरा बच्चा जो है इससे पहले मैथ्स पढ़कर आया है या फिर कई सब्जेक्ट्स पढ़कर आया है, बट स्टैटिस्टिक्स के बारे में एज सच नॉलेज नहीं है। मतलब वी आर मैच्योर्स, हम नव सीखे हैं भाई सब्जेक्ट के लिए। तो जब पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, और सभी लोग अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि यही पार्ट होगा जो मुझे स्टैटिस्टिक्स से मिलाएगा भी सही और स्टैटिस्टिक्स की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा भी सही। तो आइए मेरे बच्चों, आज हम समझें कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये बड़े काम की चीज है। ऐसा बोला जाता है स्टैटिस्टिक एक वो टूल है इकोनॉमी में जो हमें एनालिसिस करने में हेल्प करता है। और एनालिसिस करने में हेल्प इस तरह से करता है कि चीजों को आसान बना देता है। अब सर आप बताओ कि भाई चीजों को आसान कैसे बना देगा ये? तो मैं बोल रहा हूं कि चीजों को जब थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा जाता है ना, तो इतना मजा नहीं आता, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। इसीलिए जब किसी भी डेटा का एनालिसिस करना हो तो उसको नंबर्स में डाल दो। काय में डाल दो? नंबर्स में डाल दो। और किसी भी डेटा को जब नंबर्स के फॉर्म में पढ़ा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं बोलूं आसान भाषा में तो स्टैटिस्टिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। भाई नंबर से खेलना सीखने वाले हैं, नंबर्स से खेलना सीखने वाले हैं, और ये सीखने वाले कि नंबर्स आखिर क्या कमाल कर सकते हैं, नंबर्स एनालिसिस देके क्या धमाल कर सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स। आइए बच्चों, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब स्टैटिस्टिक्स शुरू किया गया तो हमको समझना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक पार्ट है, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स को शुरू करने गए तो सबसे पहले फिर से हमारे सामने आ गई किसकी डेफिनेशन? इकोनॉमिक्स की। बट इस बार थोड़ा सा बदलाव होगा। ये हम शुरू से पढ़ने जा रहे हैं, और शुरू से पढ़ने जा रहे हैं तो फिर हमको समझना होगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, और इकोनॉमिक्स को सही से डिफाइन करने वाले कौन कौन थ्योरिस्ट है, कौन कौन इकोनॉमिस्ट है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स की हमें बेस्ट डेफिनेशन दी है। अब वैसे तो कई लोगों ने हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, बट इकोनॉमिक्स की सही और एक अच्छी डेफिनेशन देने वाले कुछ 4 लोगों की डेफिनेशन हमारी किताब में हमें गिवन है। जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो कौन है? वेल्थ डेफिनेशन, विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ये जो मार्शल जी हैं, इन्होंने सबसे पहले है ना डिफाइन किया कि भाई ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। और अगर मैं इनकी भाषा में इसको पढ़े बिना अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो अल्फ्रेड मार्शल जो भाई साहब हैं, इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो उन चीजों पर बेस्ड है जो कि मटीरियलिस्टिक है। जैसे मैं बोलता हूं यार कि मैं पैसा कमा के क्या खरीदना चाहता हूं, मैंने बोला मैं बाइक खरीदना चाहता हूं, मोबाइल खरीदना चाहता हूं, मैं कार खरीदना चाहता हूं, तो इन मटीरियलिस्टिक चीजों की चाह को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि यही चीजें लोगों की वांट्स को सैटिस्फाई करती है। यही चीजें लोगों की वांट्स को सैटिस्फाई कर देती है मेरे बच्चों। तो इसीलिए सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन बोली गई, और वेल्थ डेफिनेशन में बोला गया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। मतलब उन चीजों के बारे में ही पढ़ा जाएगा जो लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, और ये सारी चीजें मटीरियलिस्टिक होगी। सिर्फ क्या होगी? मटीरियलिस्टिक। और ये किसने बोल दिया? एल्फ्रेड मार्शल। बट इस बात से
चिढ़कर एक सामने और पर्सन आए हमारे सामने जिनको बोला गया एडम स्मिथ। क्या बोला गया मेरे बच्चों? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन निकाली जिसको बोला गया वेलफेयर डेफिनेशन। और इन्होंने बोला कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों को हम इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते। हम मटीरियलिस्टिक चीजों को पाकर सिर्फ चीजों को सेटिस्फाई, अपने वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मटीरियलिस्टिक चीजों से बढ़कर भी कुछ है। और इन्होंने बताया कि सिर्फ वेल्थ काम नहीं करेगी देश में, और साथ में काम करेगा वेलफेयर। और वेलफेयर जानने के लिए हमें दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला, अगर कोई पर्सन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होता है और उसकी मदद से पैसे कमाता है, तो वो पैसे कमाने के बाद खर्च किन चीजों पर कर रहा है, ठीक है, इसको बोला गया मेरे बच्चों वेलफेयर डेफिनेशन। एक बार देखे आओ जरा इस डेफिनेशन को। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब एक पर्सन की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में झांक कर देखा जाए कि आखिर ये इंसान करता क्या है और आखिर ये इंसान चाहता क्या है, ठीक है। सो इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है जी। तो अगर बिजनेस है लाइफ का, बिजनेस है लाइफ का मतलब कि भाई मैं अपनी लाइफ के अंदर झांक कर देखना चाहता हूं कि एक पर्सन आखिर क्या चाहता है, आखिर क्या कर रहा है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। और ये दो चीजों पर ध्यान देता है कि भाई हाउ पीपल मेक चॉइसेस, लोग चॉइसेस कैसे ले रहे हैं, हाउ दे गेट इनकम, उनको इनकम पाने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ रहा है, और दूसरा हाउ दे स्पेंड इट, उसको खर्च कैसे करते हैं। मतलब यहां पर आप इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को उसके सारे एस्पेक्ट्स पे जज करना चाहते हो, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों पर नहीं करना चाहते। और इस डेफिनेशन को देने वाले एडम स्मिथ रहे। तीसरी डेफिनेशन मेरे बच्चों दी लियोनेल रॉबिन्स ने। लियोनेल रॉबिन्स का कहना तो कुछ और ही था, और उनका यह कहना था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम स्कैरसिटी से डील करते हैं। किसके साथ? स्कैरसिटी से। और इन्होंने समझाया कि हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं? रिसोर्सेस, और क्या होती है? ह्यूमन वांट्स, ठीक है जी। अब बोला गया कि ये जो रिसोर्सेस हैं ये कैसे होते हैं, तो हमने बोला भैया ये होते हैं स्कैर्स, मतलब द रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन नेचर, जबकि जो ह्यूमन वांट्स होती है मेरे बच्चों ये तो अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड होती है। और अगर इसी के लिए एक अच्छा शब्द बोले तो ये जो ह्यूमन वांट्स है ये कैसी होगी? नेवर एंडिंग होगी। कैसी होगी? नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली। तो बोला गया, लियोनेल रॉबिन्स ने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेस की मदद से इन अनलिमिटेड या नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स को क्या करेंगे? सेटिस्फाई, ठीक है। और यही डेफिनेशन वो बेंचमार्क डेफिनेशन है जिसको हम थ्रू आउट द ईयर यूज भी करते हैं। तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन, और ये इसके साथ बताई गई कि भाई रिसोर्सेस तो स्कैर्स है, लिमिटेड है, बट हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई भी इन्हीं से करना पड़ेगा, इन्हीं से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर कमी बोले तो स्कैरसिटी को मेन फोकस बताया गया। And this definition was given by Lionel Robbins and also called scarcity definition. आते हैं हमारी चौथी और आखिरी डेफिनेशन के साथ। अब ये लियोनेल रॉबिन्स जो भाई थे ना, इनके ऊपर और चढ़ बैठे कौन? पॉल सैमुएल्सन, प्रोफेसर सैमुएल्सन। और इन्होंने बोला कि भाई अगर इकोनॉमी में स्कैरसिटी एक प्रॉब्लम बन चुकी है और रिसोर्सेस क्या है? कम। रिसोर्सेस क्या है? कम। तो लेट्स डू वन थिंग। हमें नहीं पता लोग पैसों के साथ अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं या पैसों के बिना, बट जैसे भी करते हैं, अगर आपको स्कैरसिटी वाली प्रॉब्लम से लड़ना है तो हमें अपने रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा, और कुछ ऐसा यूटिलाइजेशन करना होगा कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन तो इन रिसोर्सेस के साथ में एंजॉय कर ही सके, और ऐसे रिसोर्सेस की ग्रोथ करे कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस को भी वो रिसोर्सेस का मजा लेने मिले। और इस डेफिनेशन को दिया किसने? पॉल सैमुएल्सन, बोले तो प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। और इन्होंने बोला, एक एक शब्द पढ़ना, देखो क्या लिखा जाता है, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज, कैसे चूज कर रहे हैं, आगे देखना, विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, उनके पास पैसा है या नहीं है, पर वो मजे कैसे कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेस का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। टू एम्प्लॉय दी स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, उनको मालूम है रिसोर्सेस कैसे है? स्कैर्स,
बट उन्होंने एक चीज बोली कि आपके रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, आप उसको पैसे या बिना पैसे एंजॉय कर रहे हो, कुछ इस तरह से एंजॉय करना कि उसकी ग्रोथ भी होती रहे, और ग्रोथ होगी तो आप तो एंजॉय कर ही पाओगे, आपकी फ्यूचर जनरेशंस भी इसका मजा ले पाएगी। इसीलिए इस डेफिनेशन को नाम दिया गया मेरे बच्चों ग्रोथ डेफिनेशन। क्या नाम दिया गया? ग्रोथ डेफिनेशन। ठीक है जी। तो ये जो डेफिनेशन है ना हमारी, ये पूरी बात करती है किसके बारे में? कि स्कैर्स है ना रिसोर्सेज, तो बढ़ा इसको, और ऐसे बढ़ा कि तुझे ये कभी कम ना पड़े। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो कि पॉल सैमुएल्सन ने हमें दी है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ डेफिनेशन। तो मेरे बच्चों, आज हमने 4 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहली डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन, जो हमें बोलती है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मटीरियलिस्टिक आइटम्स, कि भाई मटीरियलिस्टिक आइटम आदमी को दे दो तो वो खुश हो जाता है। बट फिर वेलफेयर डेफिनेशन आई, जिसमें हमने मैनकाइंड की स्टडी करी, और हमने बोला इन द ऑर्डिनरी लाइफ अ पर्सन, है ना, नीड्स टू चूज, अ पर्सन नीड्स टू अर्न एंड अ पर्सन नीड्स टू स्पेंड हिज मनी। सो हाउ ही इज डूइंग इट, कैसे कर रहा है वो, ये क्या है? ये हमारी वेलफेयर डेफिनेशन है। फिर एक डेफिनेशन जहां पर हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसी डेफिनेशन को हमने बोला स्कैरसिटी डेफिनेशन। और मेरे बच्चों, लास्ट डेफिनेशन कि भाई रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है ना, तो बढ़ाओ उसको, ग्रो करो, हम भी यूज करें, आगे वाले भी यूज कर पाए। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि इकोनॉमी में जितनी भी क्या कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, इसको 2 कैटेगरीज में बांट दो। कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में। अब इन एक्टिविटीज को बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और क्या बोला गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आम भाषा में बात करें, बिना इसको देखकर बात करें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम पैसे कमाते हैं। क्या कमाते हैं? पैसे। बट ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी मदद से आप पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन नहीं रखते ना मेरे बच्चे, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे कि भाई हमारे जेठालाल गदा इलेक्ट्रॉनिक्स पे कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, और कस्टमर्स के साथ डील कर कर हमें समझ में आता है कि गदा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जब भी कोई माल बेचा जाता है तो पैसे कमाए जाते हैं। तो जो गदा इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हैं हमारे जेठा भाई, ये कौन सी एक्टिविटी हुई? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। बट दया बेन ने आज सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया, बहुत ही अच्छा खाना बनाया, और जेठालाल ने उंगलियां चाट चाट के खाना खाया। मेरे बच्चों, ये जो खाना बनाने वाली एक्टिविटी है, इसका इंटेंशन पैसे कमाना नहीं है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है कि इंसान अच्छा खाना खाएगा, खुश हो जाएगा, पेट भरेगा, बराबर, तो अच्छा काम कर पाएगा। ये जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वाली एक्टिविटीज है ना, इनको हम मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आइए इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आखिर फर्क क्या होता है। तो बोला जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन। पैसा चाहिए सर, पैसा। तो अगर पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करी तो क्या बोला? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आप मुझे बताओ, ऐसी एक्टिविटी जिससे हम नॉट परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन, मतलब हम कुछ कमाना नहीं चाहते, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो वो मॉनेटरी इनकम जनरेट करेगा, जबकि अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो वो हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देगा, मतलब कि भाई पैसे नहीं कमाए बट दिल से खुशी हुई, बराबर। इसको हमने क्या बोला? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक कोच हूं, है ना, मैं बच्चों को बिठाकर क्लास में पढ़ाता हूं और उनसे फीस लेता हूं। आप मुझे बताओ ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बट मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने खुद के बच्चे को बिठाकर पढ़ाता हूं, मैं अपने खुद के बच्चे को बिठाकर पढ़ाता हूं और उससे कोई पैसे नहीं लेता। ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद के बच्चे से पैसे क्यों लूंगा? तो ऐसी एक्टिविटी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने खुद के बच्चे को ट्रीट कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मंदिर जा रहा हूं, चैरिटी कर रहा हूं, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या देती है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देती है मेरे बच्चों। फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। बट मैं मंदिर जा रहा हूं, इससे मुझे मेरे दिल को बहुत संतुष्टि है, मन शांत है, इसको मैं पैसों में कभी भी मेजर नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, तय नहीं कर पाएंगे कि भाई कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्या कमाना है? पैसे।
रोज परफॉर्म करूंगा ताकि इनकम अर्न कर पाऊं। ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी कभी की जाती है कि सर मैं कमाने रोज दुकान पर जाता हूं, रोज अपनी फैक्ट्री पर जाता हूं, बट मंदिर हफ्ते में एक बार जाता हूं छुट्टे वाले दिन, बराबर। तो ये कभी कभी की जाती है, बट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करूंगा तो मेरी नेशनल इनकम पे भी फर्क पड़ेगा, मेरी इनकम पे भी फर्क पड़ेगा। बट आप मुझे बताओ, अगर मैं कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हूं तो उससे आपकी नेशनल इनकम के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हो गए बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्दर जब हम इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे तो पहला तो इन्होंने क्या कर दिया, एक्टिविटी के दो पार्ट कर दिए, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अब आप ही मुझे बताओ कि जब मैं कॉमर्स लेकर बैठा हूं तो हम तो पैसे के बारे में ही पढ़ने आए ना, और हम तो कौन सी एक्टिविटी के बारे में जानने आए हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानने आए हैं। तो इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेरे बच्चों फर्दर इन लोगों ने दो पार्ट्स में बांट दिया। जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अब वो भी है ना तीन पार्ट में बढ़ गई। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में बढ़ गई। पहला बोलो कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो साइड में रख दो सर, कि भैया दया बेन ने खाना बनाया तो हम क्या करें, हम तो कॉमर्स में पैसे कमाने आए हैं, पैसे गिनने आए हैं, तो उसके बारे में बताओ। तो इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी तीन टाइप की है, पहली कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा मेरे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो भाई ये हमारे सामने जो पहला वर्ड आया कंजम्पशन, इसका मतलब सिर्फ खाना नहीं होता कि भाई आज डोसा बना था घर पे, खूब खाया, खूब कंजम्पशन किया, सिर्फ ये कंजम्पशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो भिड़े है ना, भिड़े ये स्कूटर चलाता है। क्या चलाता है? स्कूटर चलाता है। और स्कूटर चला रहा है मतलब स्कूटर क्या हो गया भैया? एक कमोडिटी हो गई, एक गुड हो गया, है ना, जिसको वो चला रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि भिड़े स्कूटर चलाता है, मतलब भिड़े अपने स्कूटर का कंजम्पशन कर रहा है, मतलब वो उसका यूज कर रहा है मेरे बच्चों। क्या कर रहा है? यूज। तो आप अगर किसी भी गुड्स या सर्विस का यूसेज करते हो, यूज करते हो, तो उसको अपन मेरे बच्चों आम भाषा में क्या बोलते हैं? कंजम्पशन, ठीक है। वेयर एज दूसरा टर्म देखिए क्या लिखा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने क्या? कि भाई मैं फैक्ट्री में लाया रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल को मशीन में डाला, प्रोसेस किया, उसमें से फिनिश्ड प्रोडक्ट निकला, फिनिश्ड गुड निकला, इसको बोला जाएगा मेरे बच्चों प्रोडक्शन। बट अब जो तीसरा पॉइंट है ना, ये आसान नहीं है, इसको समझना होगा, ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी। और वो ये है कि सर फाइनली अब मेरे पास में तीन चीजें हो गई। पहला बोलो क्या हो गया? कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। जबकि प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप कन्वर्जन कर रहे हो, किसका? रॉ मटेरियल का, काहे में? किसी यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट में। अगर आप कोई यूजफुल चीज बना रहे हो, रॉ मटेरियल ले रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको मेरे बच्चों हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन। बट अब ध्यान से देखना, इसने डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बोला, तो अभी ना मेरा बच्चा एक तुक्का मार रहा होगा सामने बैठ के वीडियो देखते हुए कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट दो। क्या सर आपने क्या किया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में यूजफुल आइटम बनाया, उस यूजफुल आइटम के बांटने को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नो, इट इज नॉट दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, यहां पर जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको और अच्छे से समझाने के लिए आइए मैं आपको समझाऊं कि भाई ये आखिर चल क्या रहा है। ये ऐसा कुछ चल रहा है मेरे बच्चों कि जब भी इकोनॉमी में क्या हो रहा होगा? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में आप किसकी हेल्प लोगे? प्रोडक्शन किसकी मदद से करोगे? तो बोलते हैं प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको यूज कर कर आप प्रोडक्शन करोगे। और हमारे देश में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चार कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी लैंड, दूसरी कैटेगरी लेबर, तीसरी कैटेगरी एंटरप्रेन्योर, और चौथा कैपिटल। तो वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे बच्चों, जिसमें पहला क्या आता है? जमीन, दूसरा मजदूर, तीसरा
एंटरप्रेन्योर मतलब जो इनोवेटिव आइडिया लाएगा और बिजनेस को रन करेगा। और चौथा कैपिटल। तो इन्होंने बोला कि भैया इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से आप क्या करने जा रहे हो, प्रोडक्शन। मतलब आप अपने रॉ मटेरियल को जब फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको इन 4 चीजों की मदद लेनी होगी। तो इन्होंने बोला मदद फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो पैसे लगेंगे। सर जमीन अगर यूज करोगे तो बदले में देनी होगी रेंट, लेबर का यूज करोगे तो क्या देनी होगी, वेजेस, एंटरप्रेन्योर से इनोवेटिव आइडियाज लाओगे तो उसको देना होगा प्रॉफिट, और सर कैपिटल माने पैसा यूज करोगे तो भरना पड़ेगा ब्याज, बोले तो इंटरेस्ट। तो जब आप इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद लेते हो और मदद के बदले उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि जमीन को क्या दे दिया, रेंट, लैंड को, लैंड के बदले क्या दे दिया, रेंट, लेबर को क्या दे दी, वेजेस, एंटरप्रेन्योर को क्या दे दिया, प्रॉफिट, और कैपिटल को क्या दे दिया, इंटरेस्ट। तो मेरे बच्चों ये जो बांटा ना तुमने, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अपनी इनकम को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे बच्चों बात समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो फिर आपके सामने फाइनली अपना सब्जेक्ट आ गया कि भाई बताओ ये स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो मैं तो बता दिया, स्टैटिस्टिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। सर किसी भी क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करना स्टैटिस्टिक्स होता है, किसी भी डेटा को नंबर्स की टर्म में पढ़ना स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो आओ पढ़ें। स्टैटिस्टिक्स इज द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। बोले तो नंबर्स को एक्सप्रेस करना, एनालाइज करना, यूज करना, कोई कंक्लूजन निकालना स्टैटिस्टिक्स होता है, बराबर। और इसी स्टैटिस्टिक्स को 2 तरह से डिफाइन किया गया। एक बोलते हैं सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन बता देते हैं, और एक डेफिनेशन बता देते हैं किसमें, प्लूरल सेंस में। अब ये सिंगुलर सेंस क्या है, प्लूरल सेंस क्या है, इनको एक एक करके समझेंगे। जिसमें सबसे पहले मेरे सामने बेटा कौन सी डेफिनेशन आती है, सिंगुलर सेंस। मतलब बेसिकली ये बताना क्या चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आखिर सर स्टैटिस्टिक्स क्या है इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस में बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स है ना इज अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स है ना इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है सर, कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों, क्वांटिटेटिव डेटा। तो किसी भी नंबर को अगर आप क्या करें, कलेक्ट, क्या करें, क्लासिफाई, क्या करें, प्रेजेंटेशन करें, एनालिसिस करें, इंटरप्रिटेशन निकालें, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो उसको हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बात समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि भाई सिंगुलर सेंस में आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे रन कर रहे हो। मतलब स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस हो गई जहां पर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे, जिसमें सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेज पर अपने डेटा का क्या करते हो, कलेक्शन। भाई मुझे डेटा को नंबर्स में डिफाइन करना है, समझाना है, तो पहले कलेक्शन भी तो करना पड़ेगा उसका। तो पहली स्टेज पे आप नंबर्स वाले डेटा का कलेक्शन करते हैं, और जब आप डेटा को पहली बार अपने पास लेकर आओगे तो वो तो जमावानी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ऐसा डेटा रॉ हुआ, कच्चा हुआ, तो फिर इसको आपको क्या करना होगा मेरे बच्चों, ऑर्गेनाइज करना होगा, जमाना होगा किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, उसके बाद आप उसका क्या करते हैं मेरे बच्चों, प्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब आप उसको अलग अलग तरह से शो करने की कोशिश करते हैं, और एक बार आप उसको शो करने में है ना कामयाब हो जाते हैं तो आप उसका क्या करते हैं, एनालिसिस। और एनालिसिस करने के लिए हमको कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक बार आपने ये एनालिसिस करने के लिए इन स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज कर लिया तो फिर आप उनकी मदद से इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ कंक्लूजन उसकी मदद से निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इन सिंगुलर सेंस हमारे पास में मेरे बच्चों टोटल 5 स्टेजेस होंगी। कितनी स्टेजेस, 5। पहला, कलेक्ट करो डेटा, फिर ऑर्गेनाइज करो, प्रेजेंट करो, एनालाइज करो और इंटरप्रिटेशन कर दो उसका। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे कैसे काम होता है,
वो भी सिखाता हूं। वैसे तो आगे आने वाला है बट फिर मन नहीं मान रहा है यार, यही सिखा डालता हूं। ठीक है, क्या बोला कि भाई सबसे पहली स्टेज 1 जहां पर आप डेटा का क्या कर रहे हो, कलेक्शन। तो कहते हैं कि डेटा का कलेक्शन करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है, बहुत सारी। ठीक है, जहां पर हम डेटा को जनरली है ना 2 टाइप्स में बताएंगे आगे जाके, जहां पर हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। और इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए या तो आप क्या कर रहे होंगे, सेंसस, या फिर मेरे बच्चों आप क्या कर रहे होंगे, सैंपलिंग कर रहे होंगे, सैंपलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो 2 मेथड्स आप सीखने वाले हो इसी पूरे सिलेबस के अंदर, जहां पर आप डेटा को कलेक्ट करोगे। मतलब सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, बड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है। लाइफ में नंबर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट को कितनी जरूरी है नंबर्स की चीजें, ये हमारे सिलेबस का एक बहुत 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 अच्छा पार्ट है। ठीक है जी, तो स्टेज 1 में हमने कलेक्शन किया। सर कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, सेंसस से या सैंपलिंग से। फिर सर हमने डेटा का क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला डेटा कैसा था, रॉ। उस रॉ डेटा को मैंने क्या किया, अरेंज। सर जब आपने अरेंज किया तो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया होगा, और जब आप उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हो मेरे बच्चों, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। और ये स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारे सिलेबस में 3 टाइप की होती है। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हम आखिर हमारे सिलेबस में करने का जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि स्टैटिस्टिकल सीरीज 3 टाइप की होती है। कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, एक को क्या बोलते हैं सर, डिस्क्रीट सीरीज, और एक और क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, 9th 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, मीन मीडियन मोड, तो उसके समय पे ये स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है बड़ी काम की होती है। तो 3 टाइप की सीरीज इस साल पढ़ने वाले हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, जहां पर हम डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। फिर स्टेज नंबर 3 आती है, जहां पर आप डेटा को क्या करते हो, प्रेजेंट करने के फिर 3 तरीके बताए गए। सर कौन से तरीके, जब आप डेटा की मदद से एक स्केड्यूल बनाओगे, टेबल बनाओगे, तो उसको बोला जाएगा टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। दूसरा, सर आप डायग्राम्स बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो 2 और तरह के हो जाएंगे, एक होगा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और एक हो जाएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल से, कैसे, आपके डायग्राम से, या फिर आपके ग्राफ की मदद से आप अपने डेटा को शो करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो उसको हम प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। फिर होता है एनालिसिस, और मैंने बोला एनालिसिस करने का मतलब है कि उस चीज के बारे में सोचना, उससे कुछ समझना, और समझने के लिए हमें जरूरत होती है कुछ टूल्स की। ठीक है, और ये जो मेरे बच्चों स्टेज 4 है ना, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का, मतलब हमारी क्लास 11वीं, कक्षा 11वीं का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर 3 चीजें आती है, मीन, मीडियन और आता है मोड। और क्या आता है, मोड। ये 3 चीजें आती है। ठीक है, जबकि दूसरे लेवल पर बात करें तो हम यहां पर पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तीसरे टर्म पर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है जी, और चौथे लेवल पर आते हैं इंडेक्स नंबर्स, चौथे लेवल पर आते हैं इंडेक्स नंबर। ये चारों जो मैं टूल बता रहा हूं, आज समझा तो नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब मैं इन चारों के बारे में बात करूंगा तो ये हमारा सिलेबस फॉर्म करेगा प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स का। बस इसमें आप, बहुत सारे बच्चों के लिए खुशी की बात ये हो सकती है कि ये जो डिस्पर्जन नाम का टॉपिक है, इसको सीबीएसई ने अब कट डाउन कर दिया है, अभी किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। सीबीएसई की ऐसी बहुत सारी किताबें होगी जहां पर डिस्पर्जन नाम का चैप्टर अब देखने नहीं मिलने वाला है। तो भाई क्या है प्रैक्टिकल में बचा हुआ, सर मीन है, मीडियन है, मोड है, कोरिलेशन है और इंडेक्स नंबर है। बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। जिन स्कूल्स में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, अब मान के चलना कि आपका मेजॉरिटी हिस्सा तो एनालिसिस से ही आने वाला है। तो मेरी नजर में ये जो स्टेज 4 है, ये हमारा स्टारर है, ये स्टार है हमारा। ठीक है जी, चलो। और फाइनली मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, 5वीं स्टेज में इसी एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन कर डालते हैं। और इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि इस डेटा की मदद से आई विल नीड टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स,
कि भाई डेटा तो पढ़ लिया, बट इस डेटा का करूं क्या, इससे समझूं क्या। तो मुझे सर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंक्लूजन लेना होगा जिसकी मदद से मैं कोई डिसीजन मेकिंग भी कर पाऊं। भाई नंबर सुन लिए, एनालाइज कर लिए, टूल्स लगा लिए, तो क्या करूं, तो जो करोगे उसको हम बोलेंगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन विल बी ड्रॉन इन द 5th स्टेज, दैट इज इंटरप्रिटेशन। क्या बच्चों बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो फिर इन लोगों ने बोला एक और सेंस है, एक और डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। कौन से सेंस में? प्लूरल सेंस में। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो नंबर्स में डील करने वाला है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो नंबर्स में डील करने वाला। आओ देखें, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा, है ना, कि भाई ऐसा टूल जो नंबर्स में डील करे, न्यूमेरिकल डेटा में डील करे, वो हुआ तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, वो हुआ तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। अब सर एक चीज याद रखना, हर न्यूमेरिकल डेटा क्या स्टैटिस्टिक्स है, हर नंबर क्या स्टैटिस्टिक्स है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है राजू, और राजू को इकोनॉमिक्स की एग्जाम में है, इकोनॉमिक्स की एग्जाम में 100 नंबर के पेपर में से 80 मार्क्स आए, 100 नंबर के पेपर में से 80 मार्क्स आए, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं। अगर मैं इसकी जगह ये बोलूं कि मेरी क्लास में कुल टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और इन 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 80 है, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? हाँ। मतलब स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल डेटा के साथ डील नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ डेटा के साथ डील करता है, बहुत सारे डेटा के साथ डील करता है। तो एक और चीज जो इन लोगों ने लिखी, एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ओनली दैट न्यूमेरिकल डेटा विच इज इन एग्रीगेट टर्म्स इज ओनली स्टैटिस्टिक्स। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। जैसे देखो क्या लिखता है, राम गेट्स 100 पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ उसको पॉकेट अलाउंस मिलती है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एक बच्चे को कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है जी। इट इज नाइदर एन एग्रीगेट नॉर एन एवरेज, वेयर एज एवरेज पॉकेट मनी अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज ₹100 पर मंथ। मतलब क्लास 10th के बच्चों का एवरेज पॉकेट मनी, सबका मिला के एवरेज निकाल दिया, पॉकेट मनी कितना, 100 रुपए मिलता है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। बराबर, मतलब स्टैटिस्टिक्स कोई सिंगल डेटा नहीं है, इंडिविजुअल डेटा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स सबका एवरेज है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या मैं बोलूं ऐसा सेट ऑफ डेटा जो पूरी की पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर दे, वो स्टैटिस्टिक्स है। वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। आगे आओ बच्चों, आगे आओगे तो बोलते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें हमने पहला तो पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, मतलब कोई इंडिविजुअल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, एक अगर स्टूडेंट के नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट के एवरेज नंबर है तो वो स्टैटिस्टिक्स है। मैं क्लास में एक बच्चे की हाइट बता दूं कि 5'10" है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों की एवरेज हाइट 5'10" है, वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एन इंडिविजुअल डेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सम एवरेजेस। ठीक है जी। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एक बार देख लेते हैं। अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक कभी भी डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, ग्रुप ऑफ डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है जी। दूसरे पे आ जाओ, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स नंबर्स में ही डील करेगा, उसको क्वालिटी से कोई लेन देन नहीं है। मैंने बोला कि भैया हमारा स्टूडेंट है राजू, और राजू तो क्या ईमानदार बच्चा है, राजू तो क्या शानदार बच्चा है, क्या इंटेलिजेंट बच्चा है, इस बात से स्टैटिस्टिक्स को कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आप तो सिर्फ राजू की बात करो, मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले मेरे जितने भी पढ़ ले कॉमर्स के साथी है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट मैं बोलता हूं कि मेरे से ना ये पढ़ले कॉमर्स के चैनल पे इतने सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा और 80-80, 90-90 नंबर का एवरेज बनाया, ये स्टैटिस्टिक्स है। मतलब स्टैटिस्टिक्स वो है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाए मेरे बच्चों, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है जी। और आगे बढ़े तो बोलते हैं कि भाई ऐसा होता है स्टैटिस्टिक्स जो एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता,
एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, इसको अफेक्ट करने वाले मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अगर अपन अपने एग्जाम्पल की बात करें, जो मैंने लिया है वो लिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि जब हमारे घर में बिजली जलती है तो उस पर बिल आता है, तो ये क्या बिजली का बिल एक ही रीजन से अलग अलग हो सकता है? नहीं। आओ देखें, मैं आपको समझाऊं। ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक फैक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक वेरिएबल है। आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट किन किन चीजों पे होगा? तो देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं मेरे घर में 200 यूनिट बिजली जलती है। कितनी? 200 यूनिट। और 1 यूनिट बिजली का खर्च 10 रुपए आता है, तो मेरा बिल कितने का आएगा? 2000 का। 200 यूनिट बिजली जलती है और 100 मतलब 10 रुपए यूनिट बिजली है, तो मेरा खर्च कितना आएगा? 2000। और वहीं पे आप मुझे बताओ, अगर मैं 300 यूनिट बिजली जलाऊंगा तो 10 रुपए के हिसाब से मेरा 3000 का बिल आएगा। 400 यूनिट बिजली जलाऊंगा तो 10 यूनिट के हिसाब से मेरा 4000 का बिल आएगा, बराबर। तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर क्या हुआ? पहला फैक्टर हुआ यूनिट्स कंज्यूम। सर अगर आप कम यूनिट कंज्यूम करोगे तो बिल कम आएगा, और ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे तो बिल ज्यादा आएगा। तो पहला फैक्टर यूनिट हो गया, एक फैक्टर। क्या सर कोई और फैक्टर नहीं है? जैसे आप एक चीज समझो, अब देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने घर में 200 यूनिट बिजली जलाई और मेरा यूनिट कंजम्पशन जो है हमारे यहां पर जो चल रहा है वो बिजली का 10 रुपए यूनिट है। तो बताओ मेरा बिल कितना आएगा बेटा? 2000 रुपए। बट वहीं पे अभी भी मैं 200 यूनिट बिजली जलाता हूं, बट मेरा बिजली का दर 12 रुपए हो गया, बिजली का रेट 12 रुपए हो गया। तो बताओ क्या अभी मेरा बिल 2400 रुपए का आएगा? ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, ये सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रेट पे भी तो डिपेंडेंट है। मतलब बताओ एक फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है कि मल्टीपल फैक्टर है? मल्टीपल। इसीलिए बोलते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स ऐसा जो अफेक्ट सिंगल चीज से नहीं होता, अलग अलग चीज से होता है। समझ गए जी? आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आएंगे तो देखेंगे कि भाई स्टैटिस्टिक्स वो जिसमें आपने एक रीजनेबल एक्यूरेसी रखी हो। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब कि आपने स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखा हो जिससे स्टैटिस्टिक्स में कोई गड़बड़ ना आई हो। ठीक है जी? आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो मेरे क्लास में है ना अलग अलग तरह के बच्चे, हर क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है जी। आपने बोला सर आपकी क्लास में तो सारे बच्चे फेल हो गए, आपकी क्लास में सारे बच्चे क्या हो गए? फेल। अब मैं बोल रहा हूं भाई मेरी क्लास में सारे कितने बच्चे हैं? 100। मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे क्या हो गए? फेल। और आपने इन्हीं 10 बच्चों का एवरेज निकाल दिया, आपने इन्हीं 10 बच्चों का एवरेज निकाल दिया और बोल दिया सर आप तो बेकार पढ़ाते हो, और आपने क्या कर दिया कि सर ये 10 बच्चे फेल हो गए मतलब आप खराब हो, है ना? ये एवरेज निकाल दिया। बट व्हाट इफ सर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे 100 बच्चे हैं, इसमें से 10 बच्चे जो है वो 100 में से 100 लाए, ठीक है, और मैं यहां पर एक गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं कि मेरी क्लास में हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो 100 में से 100 ही ला रहा है, ये भी तो गलत है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्या रखनी होगी? एक्यूरेसी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा जिससे गलती के चांसेस क्या हो जाए? कम। ये प्लूरल सेंस का एक और फीचर हो गया, ठीक है जी। एक प्री डिटरमाइंड पर्पस है, मतलब जब भी मैं नंबर्स के साथ कोई एनालिसिस कर रहा हूं, जब भी मैं नंबर्स के साथ में कोई एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे पहले से ही पता होना चाहिए कि इस टूल का यूज मेरे लिए क्यों है। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास के एवरेज रिजल्ट 80% है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों निकाल रहा हूं 80%, है ना? मैं क्यों कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास में एवरेज बच्चा 5'10" हाइट का है, तो मैं बोल रहा हूं मुझे हाइट की जरूरत क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें की जा रही है। तो हमेशा अपने को पहले से पता होना चाहिए कि मैं स्टैटिस्टिक्स का यूज कर क्यों रहा हूं, ठीक है जी। और आगे आओ, बोलते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स को ना सिस्टमैटिक कलेक्ट कीजिए। सिस्टमैटिकली कलेक्ट करने का मतलब है कि पहले करना प्लान, फिर करना कलेक्ट। और एक बार आपने कलेक्ट कर लिया कोई भी डेटा तो उसको रॉ फॉर्मेट में मत रखो, उसको एक सिस्टमैटिक तरह से अरेंज करो और फिर उसका यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर्स जो है वो आपकी जानकारी लेते हैं, बट जब उसको अपने अटेंडेंस रजिस्टर में उतारते हैं तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा देते हैं ताकि उनके लिए ढूंढना आसान हो जाए। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज तो करना है बट एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज करके, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो भाई कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है ना कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स जब तक उस न्यूमेरिकल डेटा की मदद से आप कुछ कंक्लूड ना कर पाओ,
ठीक है, हर नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। तो बोलते हैं कि बार कौन से नंबर स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो मैंने बोला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो नंबर्स में एक्सप्रेस्ड हो, जो मल्टीपल फैक्टर्स से, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट हो, साथ में जहां पर हमने एक रीजनेबल एक्यूरेसी का ध्यान रखा हो, एक प्री डिटरमाइंड पर्पस हो, और इनको सिस्टमैटिक फॉर्मेट से, सिस्टमैटिक तरीके से हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है, तो ही उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। एंड दिस मेरे बच्चों इज द डेफिनेशन इन प्लूरल सेंस। तो दो सेंस में डेफिनेशन पढ़ी हमने, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर बोलता है कि भाई हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, एक बार और देख लिया जाए कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है इज अ 5 स्टेप प्रोसेस, जहां पर हम करेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दिस इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। और वहीं पे आगे आओ, आगे देखोगे तो भाई प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स numerically expressed affected by multiplicity of causes based on reasonable accuracy and have a predetermined purpose and it is collected systematically. This is statistics defined in plural sense. ठीक है जी, आगे बढ़ो। तो आपको मिलेगा सर स्टैटिस्टिक्स की टूल बताओ। ये तो हमने जानकारी ले ही ली, एक बार और देख लेते हैं। मैंने बोला कि भाई कलेक्शन करना है तो क्या करेंगे, सेंसस, या फिर क्या करेंगे, सैंपलिंग। सर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, सर हम बनाएंगे अरे, बोले तो हम बनाएंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, या फिर हम टेलीबार्स बनाएंगे। वो टेलीमार्क बनाते थे ना माचिस की काड़ी, वो है टेलीमार्क्स, बराबर। और आगे बढ़िए, तो सर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, या तो टेबल में, या ग्राफ में, या फिर डायग्राम में, ये तो पढ़ी लिया हमने। और आगे बढ़ो, सर एनालिसिस करना है तो क्या निकालोगे, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर्स। तो ये सारी चीजें मेरे बच्चों किसके अंदर आती है, स्टैटिस्टिकल टूल्स में आती है। और फाइनली आप इनकी मदद से, किसकी मदद से, इन सभी प्रोसेस की मदद से क्या करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ा जाए। तो बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेचर बताइए। स्टैटिस्टिक्स का क्या जानना है, नेचर। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है सर, बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। ऐसा बोला जाता है कोई भी चीज साइंस तब होती है, कोई भी चीज, कोई भी पार्ट साइंस तब होता है जब उसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो, एक सिस्टमैटिक तरीका हो उसको सिखाने का, बराबर। जैसे आप मुझे बताओ, आप जब साइंस पढ़ते हो तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हो ना, आप क्या करते हो, पहले हम किताब से एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। वैसे स्टैटिस्टिक्स भी है। स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली आप टूल्स पे जम नहीं कर सकते हो, पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, किताब से थ्योरी, और उस थ्योरी को बनाएंगे प्रैक्टिकल, तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका हो गया। तो वैसे जैसे साइंस में होता है वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी हो रहा है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को साइंस बोला गया। क्या बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, है ना, बिकॉज यहां पर आप किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे होते हो, है ना, स्टडी कर रहे होते हो, मतलब पहले पढ़ते हो थ्योरी और फिर करते हो उसका प्रैक्टिकल। समझ गए जी, आगे बढ़ो। एज एन आर्ट, सर आर्ट क्यों है, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी तो करना है, इसीलिए वो आर्ट है, कला है कि भैया स्टैटिस्टिक्स सिर्फ पढ़ना मत, उसको अपनी जिंदगी में कुछ यूज भी तो करना, कुछ कंक्लूजन भी तो निकालना। तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसको आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप वो कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा आर्ट। मतलब देखा जाए तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नेचर, तो बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स का नेचर, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस as well as art. Why science? Because it is a systematic body of knowledge. It is a systematic body of knowledge, जहां पर पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद हमको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने देंगे। और वो आर्ट है क्योंकि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूटिलाइज भी करना है। क्या मेरे बच्चों बात समझ में आती है? एक और टॉपिक खत्म हो गया यार, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है स्टैटिस्टिक्स का वो क्या है। तो बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक को ये बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक को बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। भाई ये क्या भला है सर, ये नई चीज क्या सिखा रहे हो आप? तो पहली चीज मेरे बच्चों, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है ना, ये वो मेथड्स होती है जहां पर आप डेटा का क्या कर रहे होते हो, कलेक्शन, क्या कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशन, और क्या कर रहे होते हो, एनालिसिस।
जबकि ये जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है यहां पर आप ड्रॉ कर रहे होते हो कंक्लूजन। मतलब स्टैटिस्टिक्स के वही दो पार्ट जहां पर आप डेटा का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक जहां पर आप डेटा को समझने के बाद उसकी मदद से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो जब तक आप समझ रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, और जहां पर आप समझ गए और आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया वो क्या बन गया? इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बन गया। क्या बात यहां तक समझ में आती है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ। मतलब हम ये जानने वाले हैं अब कि आखिर हमारा स्टैटिस्टिक्स है तो बहुत बढ़िया, बट हमारे स्टैटिस्टिक्स में आखिर कमियां क्या है वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहली कमी जो है ना हमारे स्टैटिस्टिक्स में वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव फैक्ट्स में ही डील करता है। मतलब अगर किसी भी तरह की क्वांटिटेटिव डेटा है तो रिकॉर्ड होगी, न्यूमेरिकल डेटा है तो रिकॉर्ड होगी, बट किसी भी तरह की क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड नहीं करता कि भैया कोई पर्सन ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है ना, बाबू सोना का प्यार मोहब्बत है। इस चीज को हमारा स्टैटिस्टिक्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ठीक है जी। दूसरा है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एग्रीगेट्स में डील करता है। मतलब किसी भी तरह का इंडिविजुअल डेटा जो है उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, अब ये 50 बच्चों में से एक बच्चे के मार्क्स जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट इन 50 बच्चों के एवरेज नंबर जो है ना उसी को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों? स्टैटिस्टिक्स बोलने वाले हैं। इसीलिए बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डील्स इन एग्रीगेट्स, मींस इट डील्स विद द होल लॉट ऑफ डेटा, बट वो इंडिविजुअल डेटा के साथ कभी डील नहीं कर सकता। ठीक है। एक और चीज बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज प्रोन टू मिसयूज। इसका मतलब यह है कि आप ना स्टैटिस्टिक्स को मानो कि एक गीली मिट्टी है, इसको जैसा शेप दे दोगे ना ये वैसा शेप ले लेगी। अगर आप बोलोगे कि भाई स्टैटिस्टिक्स को अपन क्या बना दे? गॉड, तो गॉड। और अगर आप बोलोगे स्टैटिस्टिक्स को बना दे डेविल, तो डेविल। मतलब आप अच्छा यूज भी कर सकते हैं तो बुरा यूज भी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये क्ले है जिसका आप क्या बना सकते हो? गॉड भी बना सकते हो और डेविल भी बना सकते हो। इसका ये मतलब है, इससे समझाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम शैतान बना देंगे स्टैटिस्टिक्स से। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स में कोई प्री ड्रॉन कंक्लूजन्स लेकर चल रहे हैं, प्री ड्रॉन मतलब कि मैं पहले से ही चाहता हूं कि रिजल्ट ये आए, तो फिर कुछ भी हो जाए मैं वो रिजल्ट निकाल के ही रहूंगा, है ना, भले वो सही हो या गलत। इसीलिए बोला जाता है कि इसका मिसयूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज कौन कर सकते हैं? सिर्फ एक्सपर्ट्स, मींस जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स की मेथड्स के बारे में, टूल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स का बेस्ट यूज कर ही नहीं पाएंगे कभी। बेस्ट यूज करने वाले सिर्फ वही लोग होंगे जिनके पास स्टैटिस्टिक्स की स्पेशल नॉलेज होगी। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो दे शुड बी होमोजिनिटी ऑफ डेटा, मींस आपके डेटा में ना एक यूनिफॉर्मिटी बनी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि अगर दो टाइप के डेटा है और आप उनका कंपैरिजन करना चाहते हो तो स्टैटिस्टिक्स में वो तभी पॉसिबल है जब वो सेम ग्राउंड पर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेजर करने वाले हो किसको? फूड ग्रेन्स को। किससे? कपड़े से। बट आपको समझना होगा फूड ग्रेन्स तो केजी में है, फूड ग्रेन्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्राम्स या केजी है, जबकि क्लॉथ का जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो तो मीटर है। तो आप दो चीजों को जो कि अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है आप उनको मेजर कर ही नहीं पाओगे, राइट। फिर उसके बाद आते हैं कि भाई विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। मतलब जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हो ना तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किन सिचुएशंस में स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हो। मैं बोलता हूं कि इंडिया में एवरेज नंबर ऑफ बीमार लोग है ना बहुत ज्यादा है, बट आप बताओ ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं ये किस सिचुएशन में बोल रहा हूं? अगर ये सिचुएशन या ये स्टेटमेंट मैं कोरोना के समय बोलता तो ये डेटा बहुत सही है ना, कोई चीज को बता रहा होता। बट अब मैं बोल रहा हूं कि जब सिचुएशंस नॉर्मल है तो मैं ये बताकर पैनिक क्रिएट कर दूंगा कि भाई नंबर ऑफ ये जो पीपल हैं जो बीमार है ये बहुत ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमको ये समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स अगर एक रेफरेंस के बिना दे दिए जाए, सिचुएशन बताए बिना दे दिए जाए, तो उनका मीनिंग अलग दिखाया जा सकता है, प्रूव अलग किया जा सकता है। ठीक है जी। सो दीज आर ऑल अबाउट है ना लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बच्चों आखिरी टॉपिक पे आते हैं और वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस बोले तो अब मेरा जो स्टैटिस्टिक्स है सर ये जरूरी क्यों है?
स्टैटिस्टिक्स जरूरी क्यों है, इसकी एक चीज हमको समझकर चलनी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये है कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स लेकर आते हो ना, तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बनकर आता है। सर कैसे? अब मैं बोलता हूं कि देश की सरकार हमारे देश के लोगों की मदद करना चाहती है। कैसे मदद करेगी? जैसे गरीबी है तो गरीबी में मदद करेगी, गरीबी मिटा के। अगर महंगाई है तो चीजें सस्ते में दिलाकर मदद करेगी। पर हमको यह समझना होगा, सरकार अगर चाहती है कि वो हमारी मदद करे, गरीबी दूर करे, है ना, जैसे मान लेते गरीबी एक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, तो पहले सरकार को यह पता करना होगा कि आखिर गरीब कितने हैं। जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि गरीब कितने, तो मैं मदद कितनों की करूंगा। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उसी डेटा को क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है, ताकि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके बेटा, सॉल्व किया जा सके। बात समझ पा रहे हैं आप? तो स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है कि अगर डेटा में नंबर्स हैं तो वो डेटा बहुत ज्यादा काम का है सरकार के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरा, आपका जो स्टैटिस्टिक्स है भैया, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि अगर इकोनॉमी में किसी चीज की डिमांड क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स भी उसके ऊपर क्या हो रहे हो, डिक्लाइन हो रहे हो भैया, श्रिंक हो रहे हो, कि भाई किसी चीज की मार्केट में डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे समय में फिर इकोनॉमी में एक कॉज आ गया, क्या, कि डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो गवर्नमेंट क्या करे? सर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, इंक्रीज किसको, डिमांड को, उस चीज की डिमांड बढ़ाए ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो मतलब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना। तो ये स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का बेसिक मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग बच्चों, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब है कि मैं क्या करने वाला हूं, प्रिडिक्शन। मैं मेरी पुराने डेटा को देखकर आने वाले समय के लिए क्या कर सकता हूं, पहले से बजट्स बना सकता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, मैं उसका क्या करूं, एक प्लानिंग बनाऊं। कैसे बनाऊं, नंबर्स में, तो उसको बजट बोलेंगे, है ना, कि कितना माल खरीदेंगे, परचेज बजट, कितना माल बेचेंगे, सेल्स बजट, मार्केटिंग में कितना पैसा लगेगा, मार्केटिंग बजट। हर चीज को आप नंबर्स में डालकर क्या कर सकते हैं, उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी बोले तो कि आप अपने बिजनेस की पॉलिसीज भी तय कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट के लिए पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट के लिए क्या है, वेजेस के लिए क्या है, प्रोडक्शन के लिए क्या है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे बिजनेस में हमने एक नंबर पे डिसाइड कर दिया कि हम उधारी सिर्फ क्या देंगे, 20% तक उधारी देंगे, 30% तक उधारी देंगे, 10% तक ही डिस्काउंट दूंगा, 5% ही डिस्काउंट दूंगा। तो ये पॉलिसी दिखाने के लिए भी नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, और साथ में इकोनॉमी में क्या चाहते हो, इक्विलिब्रियम। मतलब आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की कभी भी लड़ाई हो रही हो तो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए, मतलब ना तेरी ना मेरी, दोनों में ज्यादा दिन लड़ाई ना टिके। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा, और बिना नंबर्स की मदद से इस इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो अब जब मैं इन बातों पर आता हूं तो मुझे समझ में आता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स शायद छोटी मोटी कमियों के साथ आता है, बट यही स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इसके बहुत सारे बच्चों इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज थ्योरी व्हिच इज टेलिंग अस कि हम इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स को परखें, जाने कि स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो अग्रीगेट्स में डील करता है। स्टैटिस्टिक्स में कुछ कमियां भी है, बट स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा गेम ऑफ नंबर्स है जहां पर आप सिर्फ नंबर्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप उससे कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करते हो। ये कहने के लिए एक सब्जेक्ट है, ये हो सकता है कई लोगों के लिए सिर्फ मार्क्स लाने का एक तरीका हो, या फिर हो सकता है कि सर बस एक बर्डन है और इसको 11th के बाहर निकल जाना है। बट जितने भी लोग इसको एनालाइज करके, है ना, बहुत दिमाग लगाकर पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हम जितनी भी बात करके आए इसमें हमने चैप्टर 1 का रिवीजन किया। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज पढ़ले कॉमर्स। वी विल बी बैक अगेन विथ न्यू वीडियोस टू यू। थैंक यू सो मच।